पड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, एग्जामिनेशन किसकी करनी है? एग्जामिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। वो कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन बताता है? क्या कैसे पता लगेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होंगे? ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने, कैसी शक्ल होगी, कैसी शक्ल होगी जी? तो इसके लिए टर्म यूज होती है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नया टॉपिक आ गया आज, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम। आपने पूरा लिखना, इस तरह नहीं लिखना आपने। ठीक है, एग्जामिनर कमेंट्स में अक्सर मैंने पढ़ा, कहते हैं बच्चे चैटिंग वाली लैंग्वेज यूज करके आए होते हैं पेपर में। ठीक है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क क्या है? पढ़ा था अकाउंटिंग में। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या चीज़ है जी? कोशिश करें, नहीं पढ़ा हुआ आपने, मुझे पता है, मैं उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई पिटाई नहीं हुई अगर नहीं बताएंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके चले ना क्लास के साथ। जी, ये क्राइटेरिया है। क्या है? क्या है? जिसके मुताबिक अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंट्स, अकाउंटिंग पढ़ ली ना आप लोगों ने? तो जब आप अकाउंटेंट से आपने अकाउंट कैसे बनाने हैं? इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है। अच्छा, ऑडिटर ने क्या करना है? उसने ऑडिट करने आना है उन्हीं अकाउंट्स का। बनाया किसने? अकाउंटेंट ने, मैनेजमेंट ने। ऑडिटर ने क्या करने आना है? इसी का ऑडिट करने आना है। तो वो कैसे चेक करेगा अकाउंट कैसे बने? उसके लिए भी यही क्राइटेरिया है जो अकाउंटेंट के लिए था। ऑडिटर ने क्या देखना है? क्या इस फ्रेमवर्क के मुताबिक अकाउंट्स बनाए हैं इन्होंने, जो फ्रेमवर्क इन पे एप्लीकेबल था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्राइटेरिया दोनों के लिए, अकाउंटेंट के लिए भी कि वो अकाउंट्स बनाए, और ऑडिटर के लिए भी वो चेक करे कि क्या ये अकाउंट्स इसी फ्रेमवर्क के मुताबिक बने। समझ गए जी? बोलें यार जल्दी, पक्की बात है। अच्छा, ये होता क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है जी? कौन बताएगा कि आपका फ्रेमवर्क क्या है? कौन बताएगा फ्रेमवर्क क्या है? ISA, ठीक है, और IFRS जी, और एक सबसे पहले ना हमें हमारे मुल्क का लॉ बताएगा क्या फ्रेमवर्क है। हम ये नहीं कह सकते पाकिस्तान में बैठ के कि हमने अकाउंट्स बनाए हैं इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट एज एप्लीकेबल इन न्यू दिल्ली। कर सकते हैं हम? या एज एप्लीकेबल इन स्विट्जरलैंड, ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, उसके मुताबिक बना देते हैं अकाउंट्स। कर सकते हैं? कैसे बनाने हैं अकाउंट्स? पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक। तो आपका फ्रेमवर्क कौन डिफाइन करेगा? लॉ। समझ गए? अच्छा, फिर और क्या, और फ्रेमवर्क कौन डिफाइन करेगा? आपकी नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखें, अगर एक ऑर्डिनरी नियाग्रा मिल्स है, ये होंडा है सामने आपके, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इनका फ्रेमवर्क क्या है कि ये अपने अकाउंट्स बनाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। पढ़े हुए ना आप लोगों ने? आपने ये बात पहले भी सुनी होगी कि हम पाकिस्तान में अकाउंट्स कैसे बनाते हैं? इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS एंड वेयर एवर द रिक्वायरमेंट्स डिफर। जहाँ रिक्वायरमेंट्स, तो किसकी रिक्वायरमेंट प्रिवेल करेंगी? लॉ की, क्योंकि हमारा लोकल लॉ है, उसका हमेशा प्रोसीड, हमेशा उसके प्रेसिडेंट वो प्रिवेल करेगा हमेशा। पढ़ा हुआ ना हमने? ऐसे ही है। ये किसने कहा ये? कंपनीज एक्ट ने। अच्छा, ये कंपनी सी टेक्सटाइल की या ऑटोमोबाइल की, इसको निकाल दें। बैंकिंग आ गया, MCB आ गया, उसके अकाउंट कैसे बनेंगे? बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस आ गया। क्योंकि नेचर ऑफ गुड्स या सर्विस चेंज हुई तो फ्रेमवर्क भी क्या हो गया? फ्रेमवर्क भी। अच्छा, इंश्योरेंस को निकाल दें, कंपनी बैंक से निकाल दें, बैंक को क्या आ गया? इंश्योरेंस। तो क्या आ गया? इंश्योरेंस एक्ट, NPFI, मुदारबा एक्ट। तो जैसे जैसे गुड्स या सर्विसेज की नेचर चेंज होती जा रही है, फ्रेमवर्क भी। समझ गए? तो पहले आपका क्या डिफाइन करेगा? लॉ, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आगे आ जाएं।
कोई आपके कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट का ऑर्डर, तो वो भी फ्रेमवर्क का पार्ट है। कोर्ट का कोई हाई कोर्ट की रूलिंग आ गई, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, तो भी क्या पार्ट बन जाएगा इसी। अब आप ये नहीं कह सकते कहाँ लिखा स्टैंडर्ड में, अब कह सकते हैं इतना बड़ा तौहीन है अदालत का नोटिस आ जाएगा कि मैंने आपसे कहा था, मेरी तौहीन किया आपने। ठीक है, समझ गए? बोला करें यार, चलें आगे। अच्छा, रेगुलेटर का ऑर्डर आ गया, एससीसीपी ने, हमारा रेगुलेटर एससीसीपी है ना, या बैंक है, या स्टेट बैंक है, या किसी कोई भी ऐसा रेगुलेटर है, मैं इसको रेगुलेटर लिख रहा हूँ यहाँ पे। किसी रेगुलेटर ने कोई नोटिफिकेशन दे दिया तो वो नोटिफिकेशन भी फ्रेमवर्क का पार्ट बन जाएगा। आपने उसको भी देखना है। अब ये नहीं कह सकते नहीं ये तो लॉ में लिखा ही नहीं है, स्टैंडर्ड में लिखा ही नहीं है, नहीं, अब रेगुलेटर ने कह दिया। समझ गए? याद रहेगा। ऐसी आपके इंस्टीट्यूट ने कह दिया, ICAP ने एक डायरेक्टिव दे दिया, वो भी इसका क्या पार्ट बन जाएगा? फ्रेमवर्क का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब आप ये नहीं कहेंगे वो कहाँ लिखा था, ICAP का डायरेक्टिव आप पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए। किसी इलाके में कोई कस्टम है, रिवाज है वहाँ पे, आपने IAS 33 पढ़ लिया, EPS पढ़ लिया ना। EPS का अगर स्टैंडर्ड शुरू करें ना, उसका स्कोप लिखा हुआ है, स्कोप में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एप्लीकेबल वहाँ पे है जहाँ पे कंपनी लिस्टेड हो या अबाउट टू फाइल इन द लिस्ट फॉर लिस्टिंग हो, लिखा हुआ है ना। समझ गए? कोई एक बोल गया जस्ट फॉर से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट पक्की बात नहीं कह, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए। ब्राज़ील में आप अकाउंट्स बना रहे हैं, ब्राज़ील के लोग जो है ना वो चाहते हैं कि हमारे अकाउंट्स में EPS आए, बेशक ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। अब वहाँ का रिवाज है, कस्टम है, तो वो कस्टम भी क्या बन जाता है? फ्रेमवर्क। अब उस ब्राज़ील के अकाउंट्स बनते हुए अगर वहाँ पे EPS नहीं आएगी तो कहीं यार ये क्या यार, EPS हमें चाहिए थी, वो सारे ऑडिट का अकाउंट्स का मज़ा ही करकरा हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? अच्छा, फिर आपको लॉ बताता है कि फ्रेमवर्क क्या होगा। जैसे हमारे पाकिस्तान में क्या कहता है, मैंने भी बोला भी है कि हमारे IFRS के मुताबिक अकाउंट्स बनेंगे और कंपनीज एक्ट के मुताबिक, और जहाँ रिक्वायरमेंट डिफर की वहाँ पे एक्ट के मुताबिक। ठीक हो गया? समझ आ रही बात? अच्छा, मलेशिया में आ जाए। ठीक है, मैंने कहा था सबसे आपको ज्यूरिसडिक्शन का लॉ बताएगा कि यहाँ पे फ्रेमवर्क क्या चलेगा। मलेशिया की मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। मलेशिया में कुछ साल पहले, सॉरी सिंगापुर में कुछ साल पहले IFRS अडॉप्ट किया उन्होंने। सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, सऊदी अरेबिया में 2017 वॉज द लास्ट ईयर जिसमें उनके लोकल लॉ के मुताबिक अकाउंट बने हैं। उसके बाद किसके मुताबिक बन रहे हैं? IFRS के मुताबिक। अब उनका फ्रेमवर्क क्या है? जो IFRS में लिखा हुआ। उससे पहले फ्रेमवर्क क्या था? जो उनके लोकल लॉ में लिखा हुआ। IFRS एप्लीकेबल नहीं थे, उन्हें 18 में आके अडॉप्ट किए। ठीक है, पाकिस्तान में शुरू से चल रहा है, जब से मैं प्रोफेशन में आया हूँ तब से है कि लोकल लॉ और स्टैंडर्ड्स, और जहाँ की रिक्वायरमेंट डिफर की वहाँ पे लोकल लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया में क्या था? 17 से पहले सिर्फ लोकल लॉ में अकाउंट बनेंगे, वो IFRS जानते नहीं थे। अच्छा, अब क्या है? सिर्फ IFRS। सिंगापुर में CF IFRS। अब आप ये कहिए सिंगापुर बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़े डिसेंट लोग हैं वहाँ पे, तो हम भी सिर्फ IFRS में अकाउंट बना देते हैं? बना सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि आपका लॉ कुछ और कहता है। आपने लॉ को देखना है, लॉ क्या कहता है, फ्रेमवर्क क्या है। समझ गए? क्लियर हो गया? अच्छा, इसी लॉ में जब हम कंपनी एक्ट की बात की थी हमने, तो मैंने कल एक थोड़ी सी छोटी सी बात की थी, थर्ड स्केड्यूल ऑफ कंपनी एक्ट। क्या बात की थी कि ये आपको बताता है कि स्मॉल साइज कंपनी कौन सी है, मीडियम साइज कौन सी है, लार्ज साइज कंपनी कौन सी है, और PIC कौन सी है। PIC किसे कहते हैं? याद रखने से पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी वो होती है, सुन लें जी, नहीं NPO नहीं यार, खुदा खौफ करो। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी वो होती है जिस कंपनी के 50% या इससे ज़्यादा शेयर किसी गवर्नमेंट के पास हो। 50% या इससे ज़्यादा शेयर्स किसी, वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट होती है। ठीक है,
वो फॉर्म 47 वाली हो सकती है और 45 वाली हो सकती है, ठीक है, समझ गए। म्यूनसिपल गवर्नमेंट हो सकती है ना, म्यूनसिपल गवर्नमेंट कौन सी होती है, आपके शहर की, ठीक है। कोई एग्जांपल आती है जहन में पीआईसी की आपके जहन में? बस और सोचें, फैसलाबाद पार्किंग कंपनी, जैसे एक बाइक खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ी, वो एक ब्लू वाली शर्ट वाला नहीं बंदा आया था और नॉक करता है, फिर 50 रुपये देते हैं, वो कंपनी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, फैसलाबाद कैटल मैनेजमेंट कंपनी, पीटीसीएल भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, ठीक है, समझ गए। मैंने आपको कोशिश की कि आपके शहर की एग्जांपल दूं, ठीक हो गया, समझ गए। वो गवर्नमेंट जिसमें, वो कंपनी जिसके 50% या इससे ज़्यादा शेयर्स किसी गवर्नमेंट के पास हों, जैसे फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की मैंने ऑडिट किया है 2013 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी डीसी होता है ना, ये कमीशन होता है, उसको 75% शेयर दे देते हैं ऑटोमेटिकली। फिर कुछ शेयर दे दिए लोकल बॉडीज़ को, फिर कुछ दे दिए MP MNS को, ठीक है, फिर 1-आधा% शेयर दे दिया किसी लोकल एम्प्लॉय को। एक ब्लेंड बना के एक कंपनी दे देते हैं, वो कंपनी ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है जी। लाहौर में लाहौर पार्किंग कंपनी, अभी मेरे एक स्टूडेंट की जॉब हुई है गोजरा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिटीज़ में वर्क कर रही होती हैं, क्लियर है। ये पीआईसी भी क्लियर हो गया। तो पीआईसी क्या होगी, ये जो मैंने डेफिनेशन बोली है कहाँ लिखी थी ये? 3rd स्केड्यूल में, ठीक है। कल मैंने लार्ज साइज का बताया था कि 800 मिलियन या इससे ज़्यादा रेवेन्यू, 200 मिलियन इससे ज़्यादा कैपिटल, 250 या इससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़, कोई एक कैटेगरी पूरी हो जाए तो ये क्या है, लार्ज साइज। स्मॉल की डेफिनेशन क्या है, 50 या इससे कम, 250 मिलियन टर्नओवर या इससे कम, और 50 मिलियन कैपिटल या इससे कम, तो वो क्या है। और जो कंपनी ना स्मॉल है ना मीडियम लार्ज है, वो क्या है, मीडियम। ये मैंने 3rd स्केड्यूल पढ़ा दिया आपको। देखिए ये मेरे कोर्स का पार्ट ही नहीं है, ये तो कंपनी का पार्ट है। मैं तो सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी है कि कल को आप ऑडिट करने जाएँ, कोई इंटरव्यू करने जाए, पूछे लार्जेस्ट कंपनी क्या होती है, तो कुछ पता हो कि कहाँ लिखा है, ठीक है। और 3rd स्केड्यूल पढ़ लें, उस पर लिखा हुआ है, डाउनलोड करें उसे, ठीक है। मुझे क्या, मैं बता दूंगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये कौन सी है, पीएससी, जिसमें 50% या से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास हों, जैसे डीसीओ गवर्नमेंट नहीं है उसका, ठीक है, क्लियर हो गया। मैं लिख देता हूँ 800 मिलियन या इससे प्लस रेवेन्यू, 200 मिलियन या प्लस, और 250 एम्प्लॉयज़ या इससे ज़्यादा। स्मॉल में क्या है, 250 रेवेन्यू, 250 मिलियन, 50 का कैपिटल है और 50 के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। ये इसको रिटर्न मानना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कल को आप वो चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे आज से 2 साल पहले ये 1 बिलियन की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने इसको 20% कम करके 800 मिलियन में ले आए। आज से 2 साल पहले ये 1 बिलियन की अमाउंट थी, ठीक है, समझ गए। 750 है, ठीक है जी, 750 है, बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं गलत कह रहा था, 750 है, ठीक है। ये 3rd स्केड्यूल अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। वहाँ से देखना है, हमें क्या चाहिए, हमें पता हो गया ये कहाँ लिखा है, ठीक है, याद रहेगा जी, पक्की बात है। तो हमारा लॉ डिफाइन करेगा हमारा फ्रेमवर्क क्या होगा। अब आपने आर्टिकल्स किए, जॉब होगी दुबई जाके आपने लड़ाई नहीं करनी जी, नहीं, हम तो अकाउंट्स बनाएंगे इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS एंड कंपनीज एक्ट एज एप्लीकेबल इन फैसलाबाद, ठीक है। अब वहाँ पे आगे नहीं जी, नहीं, मैंने तो यही पढ़ा था, मैंने तो यही पढ़ा था, चलेगा ऐसे, ठीक है। मैं 2003 में 2006 में सऊदी अरेबिया गया स्कॉटलैंड पे, डिलॉयट ने मुझे भिजवाया। अब वहाँ गया हूँ तो वहाँ बड़े अजीब से अकाउंट्स बन रहे हैं, हमें आदत बनी हुई थी IFRS के मुताबिक और कंपनी एक्ट के मुताबिक, वहाँ गए उसकी अकाउंट की शक्ल ही और। जैसे हम जब अकाउंट्स बनाते हैं, हम प्रॉपर्टी प्लांट का प्रॉपर स्केड्यूल बनाते हैं ना स्केड्यूल पूरा,
वो स्केड्यूल नहीं बनाते थे, वो सिर्फ जो WDD की फिगर होती थी उसको रफ किसी पेज पे बना के उठा के सिर्फ बैलेंस शीट में आ रही थी, कोई नोट नहीं होता था उसका, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड IAS 16 वहाँ पे IAS 16 एप्लीकेबल। हमें IAS 16 कहता है कि जनाब आप कॉस्ट शो करें, ओपनिंग कॉस्ट क्या है, प्लस एडिशन तो नहीं हुई, माइनस को डिलीशन तो नहीं हुई, क्लोजिंग कॉस्ट आ गई, फिर ओपनिंग अक्यूमुलेटेड आ गई फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग अक्यूमुलेशन, फिर टोटल कॉस्ट में से टोटल अक्यूमुलेटेड माइनस करके WD भी आ गई, फिर आपने डेप्रिसिएशन रेट भी लिखने साथ, ये यूजफुल लाइफ के साथ लिखनी है, एक स्केड्यूल बनता है ना। ये कौन कहता है हमें? वहाँ तो एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, तो अकाउंट्स की शक्ल चेंज हो गई जैसे ही ज्यूरिसडिक्शन चेंज हुई, क्योंकि वहाँ पे लॉ चेंज हो गया। डेफिनेटली सीखना पड़ेगा, हमें डेफिनेटली सीखना पड़ेगा। ठीक होगा। लेकिन ये हमें आसानी है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पढ़ें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं तो कोई 5-7% ही फ़र्क पड़ा होता है, बाकी स्टैंडर्ड वही है ना, जो IAS 16 यहाँ पे है वही सऊदी अरेबिया में है, वही सिंगापुर में है। ठीक है, जैसे अगर सिंगापुर जाए वहाँ सिर्फ IFRS है, वहाँ सिर्फ तो IAS 16 तो होगा वहाँ पे। हाँ, कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट जो लॉ कहता था वो वहाँ पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए था। ठीक हो गया, फ्रेमवर्क क्लियर है। अब जब भी हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ेंगे समझ आएगा क्या बात पढ़ेंगे। अब अकाउंटेंट जब अकाउंट बनाने लगेगा ना, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्वालिफाई किया CFO बन गए नियाग्रा मिल्स के, अब इन्होंने अकाउंट्स बनाने हैं ना, क्योंकि ऑडिटर ने उसका, तो अकाउंट्स में कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे जी? इसी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, इनके पास एक क्राइटेरिया के मैंने ऐसे अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, मैं आगे ऑडिट करना इसका, तो मेरे पास क्या क्राइटेरिया है? यही मैंने भी इसी क्राइटेरिया पे देखा, क्या अकाउंट्स इस क्राइटेरिया पे, इस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक अकाउंट्स बने। क्लियर हो गया जी, याद रहेगा? बोले इस फ्रेमवर्क की 2 टाइप्स हैं, याद रखनी है आपने। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कल मैंने एग्जांपल दी थी ना आपको, वो उज़्बेक दोस्त वाली मेरे, ठीक है, वो क्या करते थे, कानों से सुना और इस इंस्टिंक्ट को उन्हें अच्छा यूज़ किया लिसनिंग की। ठीक है, तो आपने भी इसको अच्छा यूज़ करना है। ठीक है, और कोशिश करें बातें याद रहें। ठीक है, क्योंकि बहुत सी एग्जांपल्स हैं, हमने बुक से सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज लेना है और मैं 10-12-8-10 एग्जांपल डिस्कस करनी है आपसे। ठीक है, जैसे आज मैंने आपको नियाग्रा की सैर भी करवा दी है, होंडा की सैर भी करवा दी है, थोड़ी देर पहले मैं सऊदी अरब भी ले गया आपको, सिंगापुर, ये अपनी चीज़ें याद, ये इतना आप लिख नहीं सकते। ठीक है ना, तो इस लिसनिंग की इंस्टिंक्ट को आपने अच्छा, ठीक हो गया। दूसरा राइटिंग की, मेरे नाना तबलीगी जमात से गए चॉड, अफ्रीका का मुल्क है चॉड, तो कहते हैं वहाँ डेजर्ट है, डेजर्ट से हम डेजर्ट में गए तो कुछ बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे बैठे, मदरसा था उनका ना, छोटा सा कच्चा सा मदरसा था, तो वो उंगली से ना अपनी फिंगर से रेत में उनके जो कारी साहब थे आयत लिखते थे रेत में। ठीक है, तो बच्चे उसको बड़ा गौर से देख रहे थे, और हवा चलती थी बहुत तेज़ में पूरा दिन, तो वो जब जैसे हम लिखते थे तो उसी मस्जिद में हमारी तश्कील हुई थी, तो वो हवा से आहिस्ता आहिस्ता रेत से ना मिटने लग जाती थी वो आयत, तो इन्हें पता ही थोड़ी देर के लिए हमारे पास दोबारा नहीं होनी। अब वो उसकी कौन सी इंस्टिंक्ट यूज़ कर रहे थे, देखने की, इतनी गौर से देख रहे थे कि तो इनको यूज़ करना है, अल्लाह ने इसलिए दिए हमें। ठीक है, कि इनका हम इस्तेमाल करें। ठीक है, क्लियर जी। अच्छा, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस। ठीक है, इसको समझना जरा। कुछ ज्यूरिसडिक्शन में अकाउंटेंट से और ऑडिटर से कहा जाता है कि आपने ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रू एंड फेयर।
और कुछ में आता है सिर्फ कंप्लाइंस, कि आपने बस लॉ की, आपने बस फ्रेमवर्क की कंप्लायंस करनी है, आपका ट्रू एंड फेयर का टेंशन आपकी नहीं है। आपका काम क्या है, जो लॉ है, जो फ्रेमवर्क है, उसकी कंप्लायंस कर दो। वो कंप्लायंस करने के बाद अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आपकी टेंशन। जबकि यहाँ पे क्या है, कहते तो आपकी टेंशन क्या है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ट्रू एंड फेयर, अकाउंटेंट कहता है ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स बने और ऑडिटर चेक करता है कि क्या ट्रू एंड फेयर बने। ठीक है, समझ गए, याद रहेगा जी। अच्छा, इसमें ये असल में है तो वही स्टैंडर्ड है, यहाँ भी वही लॉ है, वही IFRS है, वही IFRS है और वही लॉ है, ऐसे ही है ना। यहाँ भी वही लॉ है, IFRS और लॉ, बात समझ रहे। लेकिन यहाँ पे फ्रेमवर्क कौन सा आ गया, ट्रू एंड फेयर। अब आपने देखना अकाउंट तो बन गए, लेकिन क्या ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं? कई दफ़ा एक्सेप्शनली रेयर सर्कमस्टांसेस में, एक्सेप्शनली मैं खाली रेयर भी कह सकता था, मैं खाली, लेकिन मैंने साथ क्या वर्ड लिखा, एक्सेप्शनली रेयर सर्कमस्टांसेस में कई दफ़ा होता है किसी लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें या स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें तो अकाउंट्स मिसलीडिंग हो जाते हैं, बजाय अच्छी रिपोर्ट, अच्छी प्रेजेंटेशन के वो क्या हो जाते हैं, मिसलीडिंग। तो अगर आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कहता है कि इसमें आपने ना 2 एक्सट्रीम्स पे जाना है। 2 एक्सट्रीम्स मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम क्या है, ये आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, जस्ट फॉर से समझाने के लिए, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को, नीचे तो नहीं होगा ज़्यादा। मैंने कहा 2 एक्सट्रीम्स हैं, ये भी कंप्लायंस फ्रेमवर्क था, ठीक है। कंप्लायंस क्या है कि आंखें बंद करके फुलफिल कर दें जो लॉ में लिखा, ठीक है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क तो होगी, कंप्लायंस होगी, मसला हल हो गया जहाँ पे कंप्लायंस फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, ठीक है, जहाँ पे कंप्लायंस फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, ठीक है। जहाँ पे कंप्लायंस फ्रेमवर्क नहीं है, फेयर प्रेजेंटेशन है, वहाँ पे क्या करना है हमने, ट्रू एंड फेयर देखना है कि ट्रू एंड फेयर है, ठीक है। उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है आप 2 एक्सट्रीम्स पे जा सकते हैं। एक तो वो डिस्क्लोजर भी ऐड कर दें जो स्टैंडर्ड या लॉ रिक्वायर नहीं करते, किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग फेयर प्रेजेंटेशन, ट्रू एंड फेयर पिक्चर देने के लिए आप वो डिस्क्लोजर भी ऐड कर दें जो स्टैंडर्ड रिक्वायर। समझ आ रही है, यानी आप बियॉन्ड द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चले हैं कि यार मेरा स्टैंडर्ड से मकसद हल नहीं हो रहा, लॉ के डिस्क्लोजर से मकसद हल नहीं हो रहा, मुझे और डिस्क्लोजर भी देने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है। स्टैंडर्ड तो साइलेंट है, यहाँ पे आपसे वो डिस्क्लोजर नहीं मांग रहे, लेकिन आप डिस्क्लोजर क्यों दे रहे हैं, टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन, टू अचीव ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ठीक है। और दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि वो डिस्क्लोजर जो स्टैंडर्ड रिक्वायर कर रहे हैं आप नहीं दे रहे, डिपार्चर कर रहे हैं उसे। क्यों, आपको लगता है कि डिस्क्लोजर देने से क्या हो जाएगा, अकाउंट्स मिसलीडिंग हो जाएंगे, ट्रू एंड फेयर पिक्चर अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कहता है कि आप वो डिस्क्लोजर ना दें, आप डिपार्ट कर जाएं, डिपार्चर करते हैं फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसे कहते हैं डिपार्चर फ्रॉम द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, डिपार्चर फ्रॉम द, आप डिपार्ट कर देते हैं उसे। हर स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट लिखा होता है कि अगर आपने कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं दी तो उसकी रीज़न बताएं कि मैंने डिस्क्लोजर क्यों नहीं दिया। तो आप डिस्क्लोज करते हैं कि मैंने ये डिस्क्लोजर इसलिए नहीं दिया क्योंकि इससे अकाउंट क्या हो रहे थे, मिसलीडिंग, ताकि लोग ये ना कि इसने इस फलाने स्टैंडर्ड की कंप्लायंस नहीं की। आपकी नहीं, मैंने कंप्लायंस की है, मैंने ये इस तरह से किया है कि अगर मैं इसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता तो अकाउंट्स उल्टा क्या हो जाते, मिसलीडिंग हो जाते। तो उसको मिसलीडिंग से बचाने के लिए, ट्रू एंड फेयर पिक्चर अचीव करने के लिए मैंने इसे डिपार्ट किया और इसके फैक्ट लिख दिया मैंने अकाउंट में, और इसको अदरवाइज कैसे अचीव किया कि ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर अचीव हो जाए, ठीक है। समझ रहे हैं जी,
मैं रिपीट करता हूँ। सर अगर डिस्क्लोजर से ट्रू है, अगर हम डिस्क्लोजर्स प्रेजेंट करते हैं और ट्रू एंड फेयर पिक्चर से प्रेजेंट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं? फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो मसला हल हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था, ये मतलब आप एग्जांपल दे रहे हैं? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं देखिए ना, ऑब्जेक्टिव क्या था आपका यहाँ पे, ट्रू एंड फेयर। अगर स्टैंडर्ड की डिस्क्लोजर देने से या लॉ का डिस्क्लोजर देने से ट्रू एंड फेयर पिक्चर अचीव हो रही है तो मसला हल हो गया। मसला कब था कि एक्सेप्शनली रेयर सर्कमस्टांसेस में वो डिस्क्लोजर उल्टा ट्रू एंड फेयर पिक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है। उस सिनेरियो में क्या करना है आपने, उस डिस्क्लोजर से क्या करें, डिपार्चर करें और इस फैक्ट को डिस्क्लोज करें कि मैंने इस स्टैंडर्ड की पैराग्राफ नंबर 16 का क्लॉज 4 इसकी डिस्क्लोजर नहीं दिया क्योंकि वो उससे मेरे अकाउंट्स मिसलीडिंग हो रहे थे। समझ गए जी? अच्छा, ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमने ज़िंदगी में पहली मरतबा पढ़ा आज, ऐसे ही है, पहले सुना हुआ था। ठीक है, तो अगर ये समझ नहीं आया परेशान नहीं होना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी, जो मुझे भी समझ नहीं आई थी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 20 दिन समझ नहीं आई, फिर जाके समझ आई। ठीक है, क्लियर है? हमारे साथ बहुत से बच्चे ऐसे थे जो बहुत अच्छे लाइक बच्चे थे। ठीक है, मैं उनसे काफ़ी हल्का माठा सा काफ़ी पढ़ाई में, स्टडीज़ में, लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र क्वालिफाइड हूँ, FC हूँ, और वो नहीं है। रीज़न क्या थी कि छोटे छोटे मसले होते हैं और हिम्मत आ जाती, ओ मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं रह गया, मैंने नहीं करना। स्कैन इंस्टीट्यूट नहीं है, सर अच्छा नहीं पढ़ाते। ठीक है, हमारे साथ एक बच्चा था, मैं नाम नहीं बताऊँगा उसका, ही गॉट 3rd पोजीशन FSC। हमारी जैसे आपकी क्लासेस हो रही है ना, हमारी ये मॉड्यूल 1 की क्लासेस स्टार्ट हुई, तो वो हमसे छुट्टी लेके गया सर से कि मुझे ना फैसलाबाद बोर्ड ने बुलाया, मुझे मेरे पेरेंट्स को मुझे अवार्ड देना, मेरी 3rd पोजीशन आई है FSC में। मैं कह रहा वो यार इतने लाइक बच्चे CA करते हैं यार, मैं तो गया सीरियसली, मैं गया यार 20 तरह के बच्चे CA में आते हैं, मैंने किधर पास होना यार, मेरी शक्ल ही CA वाली नहीं है सीरियसली। फिर दो मैंने उसको घर इनवाइट किया, वो बड़ा मम्मी डैडी सा बच्चा, गोल से ग्लासेस पहने हुए, तो मेरी मदर ने उसको देखा, अम्मी कहती इधर की शक्लें होंगी पढ़ने वाली हैं। मेरी मदर मुझे कही तेरी शक्ल ही पढ़ने वाली नहीं है, लेकिन आज भी बच्चा क्वालिफाइड नहीं है। पहली अटेम्प्ट दी, ठीक है, मैं भी फेल हुआ, वो भी फेल हुआ, दूसरी दी, मैं भी फेल हुआ, वो भी, वो हिम्मत हार गई। BCom किया, वहाँ पोजीशन ले ली, अब क्या करें, MBA कर ली। लिटरली मुझे बड़ा दुख होता है, वो किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर लगा हुआ, इतना लाइक बच्चा ज़ाया कर दिया हमने, सिर्फ कि उसकी मेंटोरिंग नहीं की बच्चे की। ठीक है, एक और बच्चा मेरे से CA स्टार्ट किया उसने, वो भी ऐसी हिम्मत हार गया, काफ़ी आगे जाके फाइनल स्टेज पे जाके। मेरा एक दोस्त है साकिब इकबाल, FC हैं, एक कंपनी में CFO थे, इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज में। मैं उससे मिलने गया साकिब से, तो वो खड़ा ना, उससे वोचर साइन करवा रहा था, उससे खड़ा, ठीक है, मैं साकिब और वो लड़का एक क्लास में थे, मैं एज ए नोटर गया, साकिब एज CFO बैठा हुआ और वो साकिब का असिस्टेंट। वो मुझसे लायक था, मैं कुछ शौक़ी नहीं मारा गया मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं बड़ी आइटम हूँ, मैं बड़ा टॉप चीज़ हूँ, नहीं, मैं बड़ा ऑर्डिनरी से स्टूडेंट था। सिर्फ मैं आपको बता दूँ अप्रोच, कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ। ठीक है, हमारे बच्चे में देखा हमेशा इंटरनेट यूज़ करने की वजह से हमने बहुत हो गए हैं कि छोटा मसला, चलो स्क्रॉलिंग करने की आदत है ना हमें, कि हमें एक वीडियो पसंद नहीं आई, 8 सेकंड के अंदर स्क्रॉल कर देते हैं यार, टीचर पसंद नहीं आया स्क्रॉल करो, कॉलेज पसंद नहीं आया स्क्रॉल करो, ये नीचे वो नीचे वो नहीं, ये हमें हमारी हैबिट डेवलप हो गई है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ज़िंदगी में पहली मरतबा आप सुन रहे हैं, मुश्किल कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट है, चेंज है। अगर आपको आते होते तो आप यहाँ ना बैठे होते, नहीं आते तो बैठे हैं ना। ठीक है, तो कोई मसला हो तो कल मुझसे खोल कर डिस्कस, सर वो आपने कल बताया तो रिपीट कर दें, या उसमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ठीक है,
मैं सम अप करता हूँ, सिर्फ हम नए टॉपिक पे आते हैं। हमने आज डिस्कस किया एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क कौन डिफाइन करेगा? अगर किसी आसान उर्दू में बता दें कौन करेगा, तो क्या है जी? लॉ। लॉ बताएगा फ्रेमवर्क क्या होगा। सऊदीया में है तो फ्रेमवर्क और है, सिंगापुर में तो और है, पाकिस्तान में तो और है, न्यू दिल्ली में बैठे तो और है, ठीक है। अमेरिका में है तो, बल्कि कई दफ़ा तो एक मुल्क के अंदर स्टेट या प्रोविंस चेंज हो तो फ्रेमवर्क चेंज होता है। जैसे अमेरिका है, बहुत बड़ी एग्जांपल है। इंडियाना में और है, मोंटाना में और है, वाशिंगटन में और है, ठीक है, समझ गए। तो क्या होगा जी? IFRS होंगे या लोकल लॉ होगा। कुछ मुल्कों में जैसे पाकिस्तान है दोनों होंगे, समझ गए। फिर गुड्स चेंज होती रहेंगी, नेचर चेंज होती रहेगी सर्विसेज की, लॉ और फ्रेमवर्क चेंज होता रहेगा। फिर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, किसी अपेक्स कोर्ट का, कोई रेगुलेटर का नोटिफिकेशन आ गया, कोई आपके इंस्टीट्यूट का डायरेक्टिव आ गया, कोई लोगों के कस्टम्स, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं जी? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अब ये पुराना वर्ड हो गया है, दो नए लफ्ज़ आ गए हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस में क्या करना है आपने ईमान ले आना है कि हम ईमान लाए लॉ पे और IFRS पे। आपने नहीं क्यों, क्या, कैसे, नहीं, आपने उसकी कंप्लायंस कर देनी है। और फेयर प्रेजेंटेशन में क्या है? आपने कहा नहीं, क्या ये अकाउंट्स इन दोनों की कंप्लायंस के बाद फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, वेरी गुड। बच्चे, आपका क्वेश्चन था इनका, क्या नाम है इनका? आपका नाम क्या है? पक्की बात है? सोच लेंगे अच्छा चलें, अब नए अकाउंट फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर रहे हैं। अगर कर रहे हो ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव फेयर प्रेजेंटेशन है। अगर नहीं कर रहे तो फिर स्टैंड कहता है कि आप फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए बियॉन्ड द डिस्क्लोजर और चलें। डिस्क्लोजर नहीं भी मांग रहा है वो डिस्क्लोजर, स्टैंडर्ड नहीं भी मांग रहा है वो डिस्क्लोजर, फिर भी आपने डिस्क्लोजर देना है। और कई दफ़ा डिस्क्लोजर मांग रहा है वो डिस्क्लोजर, आप वो डिस्क्लोजर नहीं देते। किस लिए? टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे एडिशनल डिस्क्लोजर क्यों दे रहे हैं? टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। यार ये ज़रा साफ कीजिए, क्विकली करना ज़रा। अच्छा, मीन में ला जाए ऑडिट। ऑडिट क्या था? एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या होती हैं, समझ आ गई हैं? अब पर्सपेक्टिव बड़ा हुआ ना हमारा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कंटेंट्स होंगे, क्या डिस्क्लोजर्स होंगे, डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज़ क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, ठीक है। उस पर कोई कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? अब आ जाए ऑडिट पे। ऑडिट से हमें क्या मिलता है जी? एश्योरेंस, ठीक है। एश्योरेंस को हमने कल डिस्कस किया था, ये क्या है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये क्या करता है? ऐड वैल्यू। किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। फिर कल हमने एक वो अब्बा जान वाली एग्जांपल डिस्कस की थी कि बच्चा जाता है अब्बा के पास, भाई के पास, कि यार ये काम कर दो, ठीक। नहीं, अब्बा जान वाली थी कि बच्चा आता है अपने भाई से कहता है कि यार ये काम कर दें, ठीक है। तो उस पर रिएक्ट और तरह से करता है। वही भाई आता है उसी बच्चे के पास, आया कहता है ये काम कर दो, ठीक है। अब वो सेम रिएक्शन ही होगा, क्योंकि अब उसने जो कहा ना, अब्बू कह रहे हैं, अब्बा कह रहे हैं, तो उसने ऐड वैल्यू कर दी, ठीक है। और फौरन सीधा होगा, भागेगा, निकलेगा। समझ गए जी? क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जो ऑडिटर्स देता है, ठीक है। एश्योरेंस की हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, याद रखना है। लेसन नंबर 1 है एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, एब्सोल्यूट रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस और मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये नए लफ्ज़ हैं, गौर से मेरी बात सुनना। मैं हर 3-4 मिनट के बाद कोई नए लफ्ज़ सिखा रहा हूँ। परेशान ही होना कि पता नहीं हम ऑडिट कर नहीं सकते, हमसे नहीं होना,
अगले सेमेस्टर में करेंगे, मौसम भी अच्छा होगा, अभी तो गर्मी भी है, ठीक है। अब कितने लेवल हैं इसके एश्योरेंस के? 3 लेवल्स हैं, याद रहेगा। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस और मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। अच्छा, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस का हमने यहीं पे काम कर देना कि एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस एक ऑडिटर कभी भी अचीव नहीं कर सकता। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑडिटर कभी भी अचीव नहीं कर सकता, याद रहेगा, ठीक है। ये लेसन नंबर 1 है आपका। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस हम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। हम ऑडिट में क्या करते हैं, कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस लेते हैं? रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्लियर है, ठीक है। इसको अगर कोई आप लोग लिख रहे हैं ना तो इसको वर्टिकली लिख लें, ये लंबा हो जाना है काफ़ी, ये यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। ऑडिट में कौन सा लेवल लेंगे हम? रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। और इसको ना ऑडिट को हम प्यार से ना ऑडिट इंगेजमेंट भी कहते हैं। ऑडिट इंगेजमेंट, ये मंगनी वाली इंगेजमेंट नहीं है, वर्क इंगेजमेंट है ये, ठीक है। हम कहते हैं किसी को इंगेज करना है, ये वाली इंगेजमेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया जी। तो क्या ये ऑडिट इंगेजमेंट, ऑडिट, जब हम ऑडिट इंगेजमेंट में आएंगे तो हम कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस लेंगे? ठीक है। अच्छा, जब हम रिव्यू इंगेजमेंट करेंगे, रिव्यू इंगेजमेंट करेंगे तो कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस होगा? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। मॉडरेट, बोलें यार, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। क्लियर है जी। इसको हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस भी कहते हैं, एब्सोल्यूट को, इसको भी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस कहते हैं, इसको कहते हैं लो लेवल ऑफ एश्योरेंस। याद रहेगा, ठीक है। बल्कि रीजनेबल की डेफिनेशन ही है, रीजनेबल की डेफिनेशन पता क्या है? अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस कॉल्ड अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस कॉल्ड, ठीक है। और हम रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस कब लेते हैं? हम जब हम ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे होते हैं। और अगर हमें एंगेज किया जाए रिव्यू के लिए तो हम कौन सी एश्योरेंस ले रहे होते हैं? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है। अच्छा, ये तो हम ले नहीं सकते, पढ़ लिया ना हमने, कभी भी अचीव नहीं कर सकते। ऑडिट में हमारा होता है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन, पॉजिटिव, और यहाँ पे होता है नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन और नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव की आपको वही एग्जांपल जो मैंने कल दी थी। कल एक बच्चा पेपर दे घर गया, याद है? मदर ने पूछा पेपर कैसा हुआ? कहते बहुत ज़बरदस्त हुआ, बहुत, मुझे मिल्क शेक ना देना, ठीक है, 2 गिलास, ठीक हो गया। क्लियर? ये कौन सी एश्योरेंस दे रहा है वो? हाई लेवल एश्योरेंस, पॉजिटिव एश्योरेंस, ठीक है। दूसरा कह रहा है फेल नहीं होऊंगा। दूसरा बच्चा क्या कह रहा है? असर था, क्या कह रहा था? फेल नहीं होऊंगा। नहीं, आ गया ना, नेगेटिविटी आ गई, तो नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन, ठीक है, समझ गए। अब दोनों की ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, ये मैंने पढ़ानी है आपको, अगस्त में एंड करना ना हमने, तो मिड अगस्त में जाके 3rd वीक ऑफ अगस्त, 2nd वीक ऑफ अगस्त में पढ़े होंगे ऑडिट रिपोर्ट हम, ठीक है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ऑडिट में हम ओपिनियन पता कहते हैं? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। पॉजिटिव फॉर्म ओपिनियन है, पॉजिटिव। रिव्यू नहीं पता क्या ओपिनियन देते हैं? इन आवर ओपिनियन nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements are materially misstatement। मुझे कोई ऐसी गलती नजर नहीं आई जिससे मुझे लगे अकाउंट्स गलत है, ठीक है। मैंने एक बच्चे को काम दिया, मैं इसको चेक करके आओ, कोई डाटा दिया चेक करके आओ, कहता सर इसमें कोई गलती नहीं है,
चेक करने के बाद सच में कोई गलती नहीं, मैं चेक कर लिया। दूसरा आता है सर कोई गलती मिली नहीं। फॉलो करें मेरी बात को, डिफरेंस है दोनों में। एक का एक में तसल्ली हो जाएगी, यार ये बड़ा जबरदस्त काम करके आया, दिल का ऐसे माथा चूम गया, ठीक है। दूसरा कह यार इसका काम दोबारा चेक करते हैं, क्योंकि उसने जिस तरह से मुझे कहा है, मुझे एश्योरेंस मिली तो है लेकिन लोअर लेवल है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली ऑडिट में हम क्या ओपिनियन देते हैं? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये हम कहते हैं फाइनेंशियल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, खाली मिसस्टेटमेंट नहीं, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या है? नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर materially misstated. Nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements are materially misstated. हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे लगे कि अकाउंट्स materially misstated हैं। Nothing start in negate से हो रहा है, nothing has come to our attention। मैं फेल नहीं हूँगा। मैंने एक घरेलू से एग्जांपल दी थी, उसके बाद मैंने इसको इसके साथ सिंक किया, इसके साथ समझ आ गई है, ठीक है। ये पूरा टॉपिक समझ आ गया। ऑडिट में क्या मिलता है हमें? एश्योरेंस, ठीक है। एश्योरेंस की एब्सोल्यूट हम अचीव कर ही नहीं सकते, ठीक है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप मुझसे पूछेंगे सर क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मुझसे पूछेंगे, ठीक है। अब जब आप पूछेंगे तभी बताऊंगा। दूसरा क्या आ गया? रीजनेबल लेवल एश्योरेंस कहाँ मिलेगी हमें? जब हम ऑडिट करेंगे तो इम्प्लिसिट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस लेनी है, ठीक है। और जब हम रिव्यू एंगेजमेंट करेंगे तो मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली तो हाई लेवल है, ये लो लेवल है। इसमें तो ओपिनियन देते ही नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव फॉर्म ओपिनियन। पॉजिटिव फॉर्म कैसे है? मैं आपको उठा के लास्ट चैप्टर पे ले गया हूँ, 4 महीने बाद जो हमने पढ़ना है उसके मैंने आपको वर्डिंग बता दी है कि हमारी क्या वर्ड्स होते हैं, ठीक है, समझ गए। अच्छा यहाँ पे अपना हाई लेवल, हम इसमें हाई लेवल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसमें हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? ऑडिट प्रोसीजर। और यहाँ पे हम कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? रिव्यू प्रोसीजर्स, ठीक है, ठीक है। आगे आ जाए। रिव्यू प्रोसीजर्स कम है इन नेचर और ये प्रोसीजर्स ज़्यादा हैं। सुने गौर से, ऑडिट में प्रोसीजर्स क्या है? ज़्यादा है। हम ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इस काबिल होते हैं कि हम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे सकें, जबकि यहाँ पे हम काम ही कम करते हैं रिव्यू एंगेजमेंट में। इसका बहुत थोड़ा यूज़ है, आपके ज़्यादातर यूज़ किसका है? ऑडिट का ही है। अच्छा ये एक इररिलेवेंट बात है, इसको लिखिएगा ना प्लीज़, इसको ना लिखिएगा। आपके कोर्स में 98% ये है और 2% ये है, यूँ आपका कोर्स है पूरा, ठीक है, समझ गए? इतना काम है इसका यूज़, क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे कि ये रिव्यू कब किसने करवाना है, ऑडिट किसने कब करवाना है, कैसे करवाना है, ठीक है। आपके कोर्स आउटलाइन में नहीं बता दिए, ठीक है। आपके ऑडिटिंग में ना, ऑडिट में सीरीज में स्टैंडर्ड है 200 सीरीज, 300 सीरीज नहीं सीरीज, 400 सीरीज, 500 सीरीज, 600 सीरीज, 700 सीरीज, ये ऑडिट है। कम से कम इससे सही स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे 200 में क्या है? 200, 210, 220, 230, 240। 3 में क्या है? 300, 315, 330, 320, ठीक है। 400 में 410, 400, 420। 500 में तो कोई मेरा 20 स्टैंडर्ड है, इसमें सिर्फ 3 स्टैंडर्ड है, इसमें 5 स्टैंडर्ड है, तो मिला के कोई 50-55 स्टैंडर्ड बनते हैं जो ऑडिट को डील करते हैं आपकी बुक में, ठीक है। आई फैक की बुक में जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटिंग के, समझ आ रही है? परेशान नहीं होना, अजीब शक्ल ना बनाए, मैंने नहीं बनाए स्टैंडर्ड्स, आई फैक नहीं बनाए, और मैंने कोर्स में नहीं डाले, आई कैप नहीं डाले, ठीक है। आसान है, कर लेंगे, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना।
इसको याद करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये बड़ा, इसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड है, ठीक है। याद रहेगा कि 200 से लेके 700 सीरीज तक डील करती हैं ऑडिट को। इसमें सारे स्टैंडर्ड कोर्स में नहीं है, सिलेक्टेड कोर्स में। जब CFAM में जाएंगे वहाँ पे पूरा कोर्स में आपके आ जाएगा सारे का सारा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड स्टैंडर्ड कोर्स में है, ठीक है जी, क्लियर है। चलें आगे। जबकि रिव्यू में सिर्फ एक सीरीज़ है 2400 सीरीज़, उसमें सिर्फ 2 स्टैंडर्ड हैं, 2400 और 2410, बस ये 2 स्टैंडर्ड। IFAC ने भी इसके स्टैंडर्ड सिर्फ 2 रखे हैं और हमारे कोर्स में इसमें से एक स्टैंडर्ड है यहाँ पे, ठीक है। बल्कि मैं इसको और करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। समझ आ रही है जी, क्लियर हो गया। चलें अच्छा, अब ये देखिए इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स कहते हैं प्रोसीजर्स की। ऑडिट प्रोसीजर कौन से कर रहे हैं हमने, जो दिल करेगा नहीं, कौन सा जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड से कितने ज़्यादा। और रिव्यू मैंने कहा प्रोसीजर हैं ही कम, क्योंकि स्टैंडर्ड भी और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत थोड़ी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत थोड़ी हैं, ठीक है। मैं प्रोसीजर बता दूं कौन कौन से मोटे मोटे आज इस पे हम एंड करते हैं, ऑडिट में और रिव्यू में, ठीक है। हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे, देखें हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे वो हम डिस्कस करने लगे। तो पहला प्रोसीजर क्या हमारा, इंक्वायरी। हमारा पहला प्रोसीजर कौन सा है, इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होता है, पूछना, ठीक है, क्लियर हो गया। जो हमें कम्युनिकेशन पढ़ाई जाती है ना, पढ़ी है ना सारी हमने, इसी दिन के लिए पढ़ी थी, और कहीं इस्तेमाल ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर है जी। पहला ऑडिट प्रोसीजर कौन सा है, इंक्वायरी। दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेशन। आपने ये मेरा वाला काम नहीं करना है, पूरा लिखना है आपने। मैं लिखूंगा भी तो ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। मेरी राइटिंग गंदी है इसलिए मैं पूरा लिखता हूँ, ठीक है। दूसरा प्रोसीजर कौन सा है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेकिन मेरी गंदी राइटिंग में ना आपको और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार इतनी गंदी राइटिंग वाला अगर पास हो सकता ना तो हम भी पास। तो इसमें आपको तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए इस पर, ठीक है। पहला प्रोसीजर कौन सा था, दूसरा क्या है, इंक्वायरी। समझ आ गया क्या होता है कि आप किसी से पूछ लेते हैं, आप पूछते हैं यार आपकी सेल्स 23 में कम थी, अब ज़्यादा क्यों हो गई, आपकी सैलरीज क्यों बढ़ गई, आपने प्रोडक्शन ज़्यादा किया है, सेल क्यों कम हो गई। पूछेंगे ना आप पूछेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हो रहे हैं, सैलरीज क्यों बढ़ रही हैं, जेहन में क्वेश्चन आएगा ना। या आपने परचेज ज़्यादा की, प्रोडक्शन क्यों नहीं ज़्यादा की, क्वेश्चन आ रहे हैं ना जेहन में। ये आपकी बोरिंग बढ़ गई है, मार्कअप क्यों नहीं बढ़ा, आपकी एडिशन इन फिक्स हुई है, डेफिनेशन क्यों नहीं बढ़ी, क्वेश्चन आ रहे हैं ना जेहन में। तो हम क्या करेंगे, इंक्वायर। समझ गए। दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेशन। क्या होता है कि फिजिकली जाके आप ऑब्जर्व करते हैं, फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं। फिजिकल ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैं आपसे कहता हूँ जाएं देखें स्कैन्स की, जब हम जस्ट फॉर हम स्कैन्स के ऑडिटर हैं, हम पूरी टीम में, कि मैं इन्हें भेजता हूँ जाएं स्कैन्स में देखें कि जब एम्प्लॉयज़ इंटर होते हैं अटेंडेंस लगती, ये क्या करेंगे, गेट पे खड़े हो जाएंगे जाके, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, अपना थंब इंप्रेशन कर रहे हैं, जो भी तरीका है, या सिग्नेचर कर रहे हैं, या अटेंडेंस लगा रहे हैं, या फेस डिटेक्शन हो रही है, या आई रेटिना डिटेक्शन हो रही है, जो भी तरीका है, या अटेंडेंस लग रही है इनकी, ठीक है। या मैं इनसे कहता हूँ जाएं देखें नियाग्रा का ऑडिट कर रहे हैं हम, जब गुड्स प्रेमिसेस से बाहर निकलती हैं तो गेट आउटवर्ड नोट बनता है, जब गुड्स इन होती हैं गेट इनवर्ड नोट बनता है। में सिस्टम की कंप्लायंस हो रही है, ये क्या करेंगे, गेट पे खड़े हो जाएंगे जाके। इसको क्या कहते हैं,
पुलिस वाला क्या करता है, सिग्नल में खड़ा होता है कि जब सिग्नल रेड हुआ है तो क्या ये, समझ गए ना। तो ऑब्जर्वेशन चल रही होती है डिफरेंट जगहों पे। मैंने आपको स्कैन्स की एग्जांपल भी दे दी है, मैंने आपको नियाग्रा की एग्जांपल दे दी है, मैंने आपको ले मैंने एक आम एग्जांपल भी दे दी है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। ऑब्जर्वेशन होगी। इसके बाद आ गया इंस्पेक्शन। तीसरा क्या है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होती है, बोले बोले जल्दी से, चेक करना, ठीक है, इंस्पेक्ट करना। कैसे, इंस्पेक्शन दो तरह की होती है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ, बोले यार, और इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स। अच्छा, स्कैन्स वाले कहते हैं हमने एक जनरेटर खरीदा, आप क्या कहेंगे, मुझे दिखाएं कहाँ है, आप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ना, अगर दिखाओ यार कहाँ पे जनरेटर दिखाओ। स्कैन, इब्राहिम वाले कहते हैं, इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज, कि हमने अपने इंप्लॉइज़ के लिए 20 गाड़ियाँ खरीदी, आप कहेंगे मुझे 20 गाड़ियों का फ्लीट दिखाओ यार कहाँ खड़ा है। नियाग्रा वाले कहते हैं मैंने अपने फेडमेक में जाके मैंने 6 मंजिला बिल्डिंग नहीं है, क्या दिखाओ बिल्डिंग यार कहाँ है। तो ये क्या है, इंस्पेक्शन, ठीक है, समझ गए। तो कुछ जगहों पे इंस्पेक्शन होती है फिजिकल चीज़ को देख के, और कुछ में सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट को देख। स्कैन्स वाले कहते हैं हमने गाड़ी ली है लीज पे, आप कहते हैं गाड़ी दिखाओ, एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ये होगा ना, एंट्री क्या होगी, एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी। अब आप एसेट चेक कर रहे हैं, आप कहीं एसेट दिखाओगे, गाड़ी खड़ी होगी, अब कहीं मुझे लायबिलिटी दिखाओ, तो लायबिलिटी नहीं दिखाएंगे, लायबिलिटी को दिखाया नहीं जा सकता। हाँ, वो क्या दिखाएंगे आपको, लीज एग्रीमेंट दिखा देंगे। स्कैन वाले कहते हैं हमने एसी रिपेयर कराया, आप क्या रिपेयर दिखाओ, तो रिपेयर दिखाई। स्कैन वाले क्या, हमने अपने एम्प्लॉइज़ को उनको एंटरटेनमेंट की चाय पिलाई, आपको मुझे चाय दिखाओ। अब वो चाय दिखाएंगे नहीं आपको, वो चाय का एक्सपेंस के डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, या ये देखो ये हमारा मेट्रो का बिल है, या इम्तियाज स्टोर से हमने शॉपिंग की है, ये चाय आई है, ये मिल्क आया है, ये चीनी आई है, ये ऐसे ऐसे ये बना है। तो इंस्पेक्शन, समझ गए। अब ये लॉजिकली आपने देखनी है कि आपने क्या डॉक्यूमेंट मांगना उसे, क्या आपने एसेट की इंस्पेक्शन करनी है या डॉक्यूमेंट ही करनी है, याद रहेगा, पक्की बात है। वो सिंधी आता है ना पंजाबियों के पास, पंजाबी कहते हैं आप लोग चवल चवल बड़ा वर्ड यूज़ करते हो, ये चवल का तो मैं समझाओ तो सही, ये चवल क्या होता है मुझे समझाओ तो सही, क्या होता है। हर पंजाबी चवल चवल वर्ड यूज़ करता है। पंजाबी कहते हैं चवल ना समझाया नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, कुछ समझाई जा सकती हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन कुछ कुछ जगहों पे होगी फिजिकल एसेट्स की, और कुछ जगहों पे होगी डॉक्यूमेंट्स की। जैसे मैंने कहा एंटरटेनमेंट या रिपेयर, समझ गए, याद रहेगा। फिर चौथा आ गया कंफर्मेशन। कंफर्मेशन समझ आ नहीं बातें। अच्छा, कंफर्मेशन मतलब क्या होगी, देखें आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसकी बैलेंस शीट में जो रिसीवेबल्स, पेएबल्स या थर्ड पार्टी की इंगेजमेंट्स हैं, थर्ड पार्टी शामिल है जहाँ पे, तो देख जैसे फॉर एग्जांपल नियाग्रा की बैलेंस शीट ये है, यहाँ पे डेटर्स आ जाओगे या क्रेडिटर्स आ जाओगे ना, पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पे बैंक बैलेंस आ रहा होगा, यहाँ पे लीज लायबिलिटी आ रही होगी। तो जितनी भी नियाग्रा मिल्स की थर्ड पार्टी की रिसीवेबल्स या पेएबल्स हैं, हम नियाग्रा की बात पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। नियाग्रा क्या, मेरी डेटर्स हैं, हम कहेंगे नहीं, हम डेटर्स की लिस्ट दो, हम इन डेटर्स को क्या भिजवाएंगे, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कि हम नियाग्रा के ऑडिटर हैं। नियाग्रा मिल ये कहती है कि हमने आपसे इतने पैसे लेने हैं, क्या आपने बाकी इतने लेने। अगर वो थर्ड पार्टी कंफर्म कहती कि मैंने देने हैं, हम कहेंगे हमें एविडेंस मिल गया। दिस इज कॉल्ड कंफर्मेशन। इसको प्यार से कंफर्मेशन कहते हैं, इसका असल नाम है डायरेक्ट कंफर्मेशन। समझ गए। ऐसे नियाग्रा कहते हैं मैंने इतने पैसे पे करने हैं क्रेडिटर्स को, मैंने इतने पे करने हैं बैंक्स को,
नियाग्रा मिल कहते हैं मेरे इन 6 बैंक्स में इतने पैसे पड़े हैं। तो हम क्या करते हैं, उन बैंक्स को, उन लेसर्स को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो हमें उसका रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ मैंने इससे इतने लेने हैं या इतने देने हैं। तो इसको कहते हैं कंफर्मेशन। याद रहेगा, ये किसी को भिजवाई जाती है, बैंकर्स को, लेसर्स को, डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, लीगल एडवाइज़र को। नियाग्रा मिल्स कहती है मेरे 2 केस चल रहे हैं, तो हमने देखना है कि 2 केसेस ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके लीगल एडवाइज़र को क्या भिजवाते हैं, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। लीगल एडवाइज़र हमें कहते हैं यस इसके 2 नहीं, इसके 3 केस हैं, 4 या 2 ही हैं, जो भी हो अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे हम उस पर ट्रस्ट करेंगे। नियाग्रा पे ट्रस्ट, समझ गए, क्लियर हो गया कंफर्मेशन। 5वां आ गया रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन, बहुत सी अकाउंट्स में कैलकुलेशन होती है ना, कैलकुलेशन कौन कौन सी होती हैं? डेप्रीशिएट कैलकुलेट होती है, डेप्री होती है ना कि ये यूजफुल लाइफ है, इसके इतना रेट लगेगा, ये उसके डेप्रीशिएशन रेट है। कैलकुलेशन करके अकाउंट्स में डेप्रीशिएशन आई है ना, तो हम उसको क्या करते हैं कि ठीक निकाली डेप्रीशिएशन। और कैलकुलेशन होती है एमोर्टाइजेशन, और क्या होती है, इंटरेस्ट आ गया, वारंटी क्लेम आ गया, प्रोविजन आ गई। डेटर्स का 25% हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो 25% ठीक है, इतना ही बनता है। तो चीज़ें कैलकुलेट हुई होती हैं अकाउंट्स में जो आपको मिले हैं ऑडिट करने के लिए। आप उसको क्या करते हैं, आप उन्हें क्या करते हैं जी, इन ऑर्डर चेक के ये ठीक कैलकुलेट हुई हैं। समझ गए, बोले यार। रीपरफॉर्मेंस, रीपरफॉर्मेंस इसको समझ सुन ले, लिख दें, मैं फिर समझाता हूँ ताकि री परफॉर्मेंस इसको समझना। पेन्स बंद कर देना अपने। हम कई दफ़ा ना ट्रांजैक्शन पर रिलाई नहीं करते, हम कई दफ़ा सिस्टम पे रिलाई करते हैं कि अगर सिस्टम से गुजर के ट्रांजैक्शन आई है तो ट्रांजैक्शन ठीक होगी, ऐसी है ना। हम कहते हैं अगर सिस्टम ठीक होगा ट्रांजैक्शन भी। हम देखें ना, अब इसको समझे ज़रा। एक MBA आता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मास्टर के साथ, ठीक है, और एक MBA आता है लम्ब से। फ़र्क हो गया। एक IBA का है, एक उसका कैमरा चल रहा है, मुझसे लड़ाई ना कर ले आगे बाद में। किसी ये LA कॉलेज और ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब टाइप का MBA आ गया। फ़र्क हो गया ना दोनों में, हो गया। एक BCom अकाउंटेंट है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ़र्क हो गया ना। क्यों? क्योंकि सिस्टम, आप देखते हैं सिस्टम ठीक है तो बंदा भी ऐसे ही है। हम भी ऐसे ही करते हैं। हम कई दफ़े जाके नियाग्रा मिल्स की ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, कई दफ़ा हम क्या करते हैं, नियाग्रा मिल्स की, बोले यार, चेक करते हैं। क्यों? हमने अल्टीमेटली रिपोर्ट ट्रांजैक्शन पे देनी है। कई दफ़ा हम ट्रांजैक्शन चेक नहीं करते, हम क्या करते हैं, उसका अकाउंटिंग सिस्टम चेक करते हैं। हम कहते हैं अगर सिस्टम ठीक है ट्रांजैक्शन भी, रिश्ता देखने आते हैं ना, तो बच्चा बाद में चेक करते हैं, उसको पहले बाप चेक करते हैं, इंसान है, फिर उसकी माँ देखते हैं, ठीक है, फिर दादा कौन था, फिर देखते हैं चलो ये भी ठीक होगा यार। ऐसे ही है ना। मैं राइडिंग करता हूँ, घोड़े में ऐसे करते हैं। हम घोड़ा खरीदने जाते हैं, कई दफ़ा हम घोड़ा नहीं समझते, इसकी माँ कौन है, माँ दिखा दो, इसका बाप कौन है, बाप दिखा दो। क्या अगर बाप ठीक होंगे बच्चा भी, सिस्टम ठीक होगा तो ट्रांजैक्शन भी। तो कई दफ़ा हम अपनी अप्रोच चेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन ट्रांजैक्शन से उठा के हम किस पे ले आते हैं, सिस्टम पे। समझ आ रही बात। अब सिस्टम चेक करना कैसे करें, हम कई दफ़ा उसमें फेक ट्रांजैक्शन डालते हैं, फेक डेटा थ्रो करते हैं। फेक, इसको टेस्ट डेटा भी कहते हैं, पढ़ेंगे आगे जाके हम इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, टेस्ट डेटा थ्रो करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखना है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बातें समझ आ रही हैं, ऑडिबल हूँ ना पीछे। आपने कल से आगे बैठना है। चल ठीक है, मैं उसे मैनेज करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी
आप लोग ऐसा करें, रेक्सिटी जाएँ, रेक्सिटी उनसे कहें हमारी 8-8 GB की ना हमें चिप लगा दें रैम की। चलिए मैं ऐसे मैनेज करता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा क्या बड़ा से बात ही भूल गया हूँ। हाँ, हम कई बार सिस्टम टेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? सिस्टम टेस्ट करते हैं। अच्छा बातें समझ आ रही हैं ना, दिल में उतर रही? अच्छा हमने क्या करना है? सिस्टम चेक करना है। और कौन सा, मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सिस्टम चेक करना है, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं? हमने चेक करना है कि सिस्टम सिंक्रोनाइज है, ठीक है। हम उसमें फेक एंट्री थ्रू करते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट 1 मिलियन से। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टम चेक करना है। तो हमने उसमें एक टेस्ट डेटा थ्रो किया, कर दिया। तो अब क्या होना चाहिए? जो इसके रिजल्ट्स हैं ना वो पहले हमारे पास होते हैं। इसके रिजल्ट्स क्या होने चाहिए कि डेप्रिसिएशन 1 मिलियन से बढ़ जाएगी, अकोमोडेशन 1 मिलियन से बढ़ जाएगी, WDB 1 मिलियन से फ़र्क पड़ेगा। अच्छा फिर बाकी प्रॉफिट लॉस में आ जाए, कुछ डेप्रिसिएशन जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, कुछ जाती है CGS में, वो इतने से वहाँ चलेगी। फिर प्रॉफिट 1 मिलियन से कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ, डेप्रिसिएशन टैक्स इतने से बढ़ गया, डेफर्ड टैक्स पर ये फ़र्क पड़ा। WWF पता ना क्या होता है? 2% ऑफ द उस प्रॉफिट, उस पर ये फ़र्क पड़ गया। WPPF क्या होता है? 5% ऑफ प्रॉफिट, उस पर ये फ़र्क पड़ गया। पढ़ना चाहिए ना। अगर ये सारे फ़र्क पड़ गए हैं और आपके एंड रिजल्ट से मैच कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? सिस्टम में डाटा जो ट्रांजेक्शन है सही थ्रू हो रही है, सिस्टम आपस में सिंक्रोनाइज है, सिस्टम ठीक है, क्योंकि आपने एक उसमें फेक डाटा टेस्ट डाटा थ्रो किया और उसके रिजल्ट्स वो आए जो आप चाह रहे थे। तो हम क्या कहते हैं? सिस्टम ठीक है। अब हम सिस्टम पर जब हमने रिलाई किया तो इससे गुजरने वाली ट्रांजेक्शन हम कहते हैं सारी ठीक होंगी, ठीक है। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस, ये है री परफॉर्मेंस। ठीक हो गया, याद रहेगा, पक्की बात है। लास्ट छोटा सा टॉपिक है, एक चीज़ रहेगी आखिरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल, एनालिसिस से निकला है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल, ठीक है। ये 7 ऑडिट प्रोसीजर हैं जो हम ऑडिट में करते हैं। आठवां नहीं है, आठवां नहीं है। और ये जो मैंने लिख दी है ना आपको, ये जो मैंने लिखनी है आपके सामने, इसमें ये पहले 3 पे 500 स्टैंडर्ड है, इस पे 505 है। ये याद करने की जरूरत नहीं है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे 520 है, इस पे 500 है। इतने स्टैंडर्ड हैं जो हमने आगे जाके पढ़ने हैं, ठीक है। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आज स्टैंडर्ड में आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? एनालिसिस। आप चीज़ों क्या करते हैं? एनालिसिस। एनालिसिस में आपने एक रेशियो एनालिसिस भी पढ़ा होगा, ठीक है। हम ऑडिट करने जाते हैं, हम उसका रेशियो एनालिसिस करते हैं। रेशियोज फ्लक्चुएट करती हैं, हम उसकी क्या करते हैं? रेशियोज फ्लक्चुएट की तो हम उसकी क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन बाय डूइंग इंक्वायरीज, बाय डूइंग इंस्पेक्शंस, ठीक है। समझ गए? रेशियो एनालिसिस पढ़ा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है। तो ऑडिट में 7 प्रोसीजर्स हैं। हम ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं। जबकि रिव्यू में क्या है? सिर्फ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और तीसरा क्या है? अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। तीसरा, यहाँ 7 तरह के प्रोसीजर हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 तरह के, बाकी कोई काम नहीं यहाँ पे, ठीक है। अदर रिव्यू प्रोसीजर्स, अदर, ये क्या होता है? हम इसको 2400 सीरीज में जाके पढ़ेंगे। और ये पता कौन सा वीक डे होगा? ये आपका ऑडिट का लेक्चर का लास्ट डे होगा जिसमें पढ़ेंगे। मैंने कहा थोड़ा सा कोर्स है, आखिरी दिन में पढ़े होंगे स्टैंडर्ड को, आखिरी 2 दिन पहले, ठीक है। समझ गए? कम प्रोसीजर परफॉर्म किए, ये देखें, थोड़े प्रोसीजर परफॉर्म किए, नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन दिया, लो लेवल ऑफ एश्योरेंस। जबकि ऑडिट में ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म किए, ये ज़्यादा प्रोसीजर है,
पॉजिटिव फॉर्म ओपिनियन और हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। याद रहेगा। कल हम पता कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो आपके क्वेश्चन आना चाहिए था कि हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्यों नहीं देते। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्यों ऑडिट करवाते हैं हम और क्यों रिव्यू करवाते हैं हम, इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी।